वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। और फौजी बेटा सभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? अपना जो जीवीसीसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? यदि फिर भी आपके पास कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आज वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। आप जो जीवीसीसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है कोचिंग का, आप मैनेजमेंट टीम या डायरेक्टर सर या फिर किसी से भी बात कर सकते हैं जो यहाँ पे ऑफिस में उस चीज़ के लिए सक्षम है, या मैनेजमेंट टीम ने जो प्रोसेस बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो और अपना कोई भी सॉल्यूशन है वो यहाँ से ले सकते हो। और यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बेटा आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि एक पुराने ज़माने में कहावत चलती थी कि कबूतर के आँख बंद करने से कौन सी बिल्ली अपना रास्ता बदल देती है। देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा आपके ऊपर ही मैं, कि पहले क्या हुआ करता था, कबूतर अपने आप को बहुत चालाक समझता है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो जैसे उसके सामने यदि कभी बिल्ली आती है तो वो क्या सोचता है कि अपन थोड़ी सी देर आंख बंद कर लेते हैं तो शायद बिल्ली अपने को देख नहीं पाएगी, क्योंकि अपन बिल्ली को देख नहीं पाएंगे तो अपना रास्ता बदल लेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वही बात, यदि आप ये सोच रहे हो कि कहीं ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही, कहीं कोचिंग ओपन नहीं हो रही है, या कहीं भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम से अपने को रेगुलर क्लास नहीं मिल रही, तो अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि और बच्चे भी तो नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चे भी तो क्लास नहीं ले रहे, बेटा इट्स मीन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। आप ये गलत करने जा रहे हो और आप यहाँ पे गलत भी हो। बेटा मैं ऑनलाइन क्लास में लाइव बोल रहा हूँ आपको, यदि आप अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत गलत करने जा रहे हो, क्योंकि बेटा सब जगह पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। किसी भी प्रोसेस से बच्चे अपना अपना, यदि उनके पास में कोई पर्सनल टीचर है तो वहाँ से पढ़ रहे हैं, यदि प्रॉपर गाइड है तो वहाँ से कर रहे हैं, या फिर किसी से प्रॉपर गाइडेंस से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बेटा फ्री नहीं बैठे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। हाँ स्लाइडली थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम होगी नहीं बेटा। ये थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि एग्ज़ाम अपने रूटीन पे होगा और एग्ज़ाम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा, तो वो टाइम टेबल अपने को गवर्नमेंट अपने शेड्यूल के अनुसार प्रोवाइड भी करवा देगी। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक भी यदि आपने क्लास ज्वाइन नहीं करी है डिफेंस के लिए, तो बेटा ऐसे तो सिक्कर में मेरी 3-4 डिफेंस में ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन जो जीवीसीसी ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाया बेटा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसके पीछे एक रीज़न है, एक तो प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से आपको क्लास मिलती रहेंगी, और सेकेंड इन क्लासेस के साथ साथ आपको डीपीपी मिलती रहेगी। जो भी आपका डीपीपी रहेगा, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डीपीपी मिलेगी। तो मॉर्निंग में आपकी क्लास हो रही है यहाँ पे प्रॉपर वे में, इवनिंग में आपको डीपीपी मिल रहा है। नेक्स्ट डे आपको उसी का यदि कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन पहले ही मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल सिस्टम से। मैंने यहाँ पे क्लास लेक्चर 3 इसलिए डाल रखा क्योंकि लेक्चर 3 मेरे को प्रॉपर क्लास लेते हुए हो गया, और लेक्चर 3 में मेरा अनिश्चित समाकलन भी पूरा हो जाएगा। मतलब एक सिस्टमेटिक आपके पास मैंने टाइम टेबल दे भी रखा है, आपको नहीं भी दे रखा है। और यदि आप क्लास नहीं ले पा रहे हो और जीवीसीसी में ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हो, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले तो आप जीवीसीसी के जो भी ऑनलाइन नंबर दिए गए हैं आपको, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद में वो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन दे देंगे कि आप इस प्रोसेस से हमारी कोचिंग में ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। आप उनको फॉलो करो, क्या दिक्कत है। जो भी आपकी रीजनेबल यहाँ पे क्वेरी कॉलम रहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे आके पासपोर्ट साइज का फोटो देना है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं आपको, फिर आपको एक प्रॉपर आई कार्ड मिल जाएगा, कुछ आपको थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे, फिर आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड है इनका जो ऐप है कोचिंग का वो मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन जहाँ पे यूट्यूब चैनल से अपन क्लास ले रहे हैं वहाँ से आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेटा ये जो आप मेरे को लाइव देख रहे हो ना यूट्यूब क्लास पे, ये हमेशा यहाँ पे क्लास नहीं रहेगी। ये बेटा सिर्फ एक डेमो क्लासेस थी जो हमने पहले कंप्लीट कर दी, अब कुछ रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी बेटा। अभी बच्चे एडमिशन आने स्टार्ट हो रहे हैं और अच्छे फ्लो में एडमिशन अपने पास में सीकर में कोचिंग में हो भी गए हैं। तो मैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन ये दे रहा हूँ कि आप कोचिंग में संपर्क करो। संपर्क करने के बाद में आपको यहाँ पे एक प्रॉपर क्वेरी कॉलम दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो एक ही सॉल्यूशन है, आप कोचिंग के मोबाइल नंबरों पे कांटेक्ट करो या व्यक्तिगत आके यहाँ पे संपर्क करो। करना ही है चाहिए बेटा आपको, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। कोरोना चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा वो एक अलग मैटर है, मैं कभी इस टॉपिक पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। बेटा पढ़ना पड़ेगा अपने, क्योंकि अब कोरोना जाएगा नहीं जाएगा, अपनी एज तो जा रही है ना बेटा, अपना टाइम तो खराब हो रहा है ना, क्यों उसको खराब करने दे रहे हो आप। तो अपना प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करके अच्छी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए और इनको रेगुलर चलने दीजिए। ओके,
चलो लेटस वी विल डिस्कस अबाउट टुडे अनिश्चित समाकलन। इसका कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स आपके पास में था जो बच गया था, आज ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इसका डीपीपी आपको मिल जाएगा। फिर भी आपके पास में कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोचिंग में आके मिल सकते हो, या बाय थ्रू मैसेज कॉलिंग, जो भी आपका प्रोसेस है जिससे आपको अच्छा लगता है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको सॉल्यूशन आपको इनर उसी दिन जिस दिन टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी दिन प्रोवाइड हो जाएगा। मैथ्स का नहीं बेटा, फिजिक्स का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, तो अनिश्चित समाकलन में अपन चल रहे थे। मैं थोड़ा सा पीछे से वापस टॉपिक का रिव्यू देखता हूं। अनिश्चित समाकलन में आपके पास में कौन कौन से प्रोसेस हुआ करते थे। एक तो मैंने बताया था मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, जो अपना कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने उसके बाद में बताया था आपको प्रतिस्थापन विधि, जो भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैं आपको स्पेशल नोट्स भी दे रहा हूँ, बीच बीच में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी दे रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देन थर्ड अपना था बेटा आंशिक भिन्नों द्वारा किसी भी भिन्न या परिमेय बीजीय फलन का समाकलन करना था, वो टॉपिक अपना चल रहा था। तो उसमें कुछ प्रॉपर स्टेटमेंट मेरे थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए, और अब आज उसके बाद में मैं उस टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करता हूं और आगे अपन उस टॉपिक के कंप्लीट कुछ रिमेनिंग स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहला मेरा वही बेटा, आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठो, रिलैक्स होके बैठो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। मेरी क्लास 50 मिनट की रहेगी पूरी, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ बेटा आप भी कोई डिस्टर्बेंस में ना रहे, प्रॉपर आप यहाँ से क्लास लीजिए। फिर भी कोई डाउट है, वही रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है आपके पास में तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी सारी जितनी डाउट्स हैं सब्जेक्ट के नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इसमें कुछ रिमेनिंग स्टेप्स थी जिनको मैं आगे कंप्लीट कर रहा हूं। ओके बेटा, अपना एक लास्ट इसमें टॉपिक चल रहा था, जब अंश में अपने पास में कोई संख्यात्मक मान हो और हर में, अंश में अपने पास में कोई संख्यात्मक मान हो और हर में अपने पास में कुछ गुणनखंड या फैक्टर्स चल रहे हैं, तो मैंने इनके लिए अलग अलग प्रोसेस बताए थे कि जब आपके पास में डिवाइड में सिंगल पावर का इक्वेशन चल रहा है तो आपको कोई नंबर एज्यूम करना है, जब आपके पास में क्वाड्रेटिक चल रहा है तब आपके पास में bx + c की फॉर्म में चेंज करना है, वहाँ से abc की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उनको वैल्यू पुट कीजिए और आप उनका सेपरेट क्या कर दीजिए बेटा, समाकलन कर दीजिए। इसके आगे मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूं, साथ साथ में नोट करते जाइए। ओके, जब अंश में कोई अचर संख्या हो तथा हर में द्विघात व्यंजक हो तो क्या करना है। इफ न्यूमरेटर हैव ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर बट डिनोमिनेटर हैव ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस कंडीशन में आपको समाकलन कैसे करना है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको यहां पे नोट करवा रहा हूं। आपको यूज करनी है बेटा पूर्ण वर्ग विधि। क्या यूज करनी है? पूर्ण वर्ग विधि। इस पूर्ण वर्ग विधि का इंग्लिश फॉर्मेट होगा स्क्वायर, वर्ग को क्या बोलेंगे अपन, स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो स्क्वायर परफेक्ट मेथड आप यहां पे यूज कर सकते हो। इन दिस प्रोसेस वी विल यूज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर मेथड when numerator always related to constant number and denominator is always related to a quadratic expression, द्विघात व्यंजक हो तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि या परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है। अब सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे बनाते हैं। मैं किसी क्वेश्चन को साथ लेके इसको कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, I फॉर इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन साइन dx फॉर्मेट, देन x² + 4x + 6। यहां पे बेटा इस व्यंजक की आप हाईएस्ट पावर देखने जाओगे तो कितना मिल रहा है आपको, 2। इसका मतलब ये कौन सा व्यंजक हो गया, द्विघात व्यंजक हो गया। अब आपको उसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस नंबर का क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। मैं साइड में कुछ स्टेप्स दे देता हूं, उनको फॉलो करना बेटा। पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप, x² का गुणांक 1 या इकाई होना चाहिए। सबसे पहले x² का गुणांक 1 या इकाई होना चाहिए। फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। यदि आपके पास में नहीं है तो आप वहां से 1 बनाइए, जो आपको पहले से कंफर्म पता है, मतलब उस नंबर को आप वहां से क्या ले लीजिए, कॉमन, अपने आप ही कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। नेक्स्ट,
उसके बाद में जो x का गुणांक है, उसके बाद में जो x का गुणांक है उसका हाफ मतलब आधा कीजिए, कर लेंगे अपन। देन नेक्स्ट माय स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि किसी भी नंबर को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, उसका हाफ या आधा बन जाएगा। तो x का जो गुणांक है उसका क्या करना है, आपको आधा करना है। तीसरी मेरी स्टेप, वो जो आपके पास में संख्या प्राप्त होती है आधे करने के बाद में, वो जो संख्या प्राप्त होती है उसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए आप। उस स्क्वायर वाले नंबर को एक बार उसी व्यंजक में आपको प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। माय नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड स्टेप, होल स्क्वायर ऑफ दैट्स नंबर इन वन प्रोसेस पॉजिटिव एंड नेक्स्ट प्रोसेस इन नेगेटिव। एक बार आपको उस प्रोसेस में पॉजिटिव मतलब जोड़ना है, एक बार उस प्रोसेस में आपको क्या करना है, उसको नेगेटिव करना है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। देन आफ्टर एक्स का जो गुणांक है उसको आधा करना है, वो जो संख्या प्राप्त होती है उसको एक बार प्लस करना और एक बार क्या करना है बेटा जी, आपको माइनस करना है। ओके, ये फॉलो मैं यहां कर रहा हूं स्टेप्स। ओके, देन इंटीग्रेशन साइन dx फॉर्मेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन 4x प्लस 6। एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो ऑलवेज कितना होता है, 1। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे 4, आधा करूंगा तो कितना होगा 2। 2 का होल स्क्वायर एक बार आप जोड़ दीजिए और एक बार आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो आई फॉर इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन रेफरेंस ऑफ dx एंड कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 4x है और एक पॉजिटिव आपको नंबर लेना है। तो यदि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्क्वायर रिमूव कर देना है। x का जो गुणांक का साइन है वो आपको यूज करना है, जो स्क्वायर फॉर्म यहाँ पे ऐड कर रहे हो उसका क्या कर देना बेटा, स्क्वायर। जब आप इसको वापस ओपन करोगे तो आपके पास में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, और 2 को मैं राइट कर सकता हूँ बेटा √2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास में ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें आप डायरेक्ट क्या कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन। बेटा ये एक वेरिएबल टर्म है, चर टर्म है, ये प्योर कौन सा है बेटा, अचर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा। इसको फॉर्मूले में रीड करने के लिए आप इसको कंप्लीट क्या नोट करोगे, x, और इसको नोट क्या करोगे बेटा, a। तो ये कौन सा फॉर्मूले में फॉर्मेट में चेंज हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मेट चेंज हो गया। अब इसका आपको इंटीग्रेशन आप जानते ही हो कितना होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसमें कुछ वैल्यूज पुट करना चाहूंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, तो जस्ट इस टॉपिक के बाद में बेटा मैं ये आपको जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले स्क्वायर फॉर्म ये देने जा रहा हूं, तो वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, तो मैं इसमें एक बार वन टाइम वैल्यूएबल पुट कर रहा हूं, तो 1/√2 देन tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस कितना हो गया बेटा, c हो गया। ये आपका यहां से फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले यदि अंश में आपके पास में कोई कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट है एंड डिनोमिनेटर में आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करोगे। दैट इज क्लियर। ओके, नाउ लेट अस टू नेक्स्ट माय टॉपिक। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा बेटा उसमें ये रहेगा कि जब आपके पास में अंश में भी क्या होना चाहिए, कोई व्यंजक होना चाहिए, हर में भी क्या होना चाहिए, कोई व्यंजक होना चाहिए। यदि दोनों जगह कोई व्यंजक है तो उसका समाकलन कैसे किया जाता है। एक चीज़ तो मेरा पहले से ही क्लियर किया हुआ बेटा, जब भी आपके पास में भिन्नों की बात आती है आपको वहाँ पे उचित भिन्न का क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यदि अनुचित भिन्न कहीं भी मिल जाए आपके पास में तो सबसे पहले भाग विधि या डिवाइड प्रोसेस से आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको उचित भिन्न में। तो नेक्स्ट मेरा स्टेटमेंट, जब अंश और हर में व्यंजक विद्यमान हो तो
if in a fraction always expression present in numerator form and denominator form, then we will use always this process. और इस प्रोसेस के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस आपको क्या करना है, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे देता हूं. I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन px plus q divided by ax square plus bx plus c. I for integration then integration sign px plus q divided by ax square plus c. बेटा ये भी व्यंजक है और ये भी व्यंजक है. पहले मुझे आप कंफर्म करके ये बता दीजिए कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है. इट्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसे पता चलता है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1. प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा. तो आपके पास में ये स्टेटमेंट से मैंने ये फॉर्म बना दिया. अब ऐसा कई फॉर्म है रेफरेंस ऑफ डीएक्स के अकॉर्डिंग, तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या करना है वो देख लीजिए आप सबसे पहले. तो यहाँ पे हो जाएगा अंश बराबर a डी बाई ऑफ डी एक्स हर, और प्लस में कितना होगा b. ये एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है. न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a देन मल्टीप्लाई ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है. ठीक है, कर लिया. उसके बाद में क्या करना है आपको, यहां से अपनी तरफ से एज्यूम क्या किया गया, कैपिटल A एंड कैपिटल B. ये कैपिटल A और कैपिटल B का आपको मान निकालना है जो अपने वहां पे आंशिक भिन्नों में या पार्शियल फ्रैक्शन में निकाल लिया था. उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग आपको इसका क्या करना है बेटा, समाकलन. एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, समझिएगा. क्वेश्चन I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. ये अपने पास में क्वेश्चन है और किसके रेफरेंस में इसका समाकलन करना है, dx. I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन साइन x प्लस 2 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड रेफरेंस ऑफ dx. इसकी इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बेटा, समाकलन. सबसे पहले इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 देन a डी बाई ऑफ डी एक्स हर कितना दिया हुआ अपने पास में, डिनोमीटर कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और प्लस में कितना हो गया b. सो सिमिलरली प्रोसेस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज 2x प्लस 6 नाउ देन प्लस b. आप यहाँ पे a और b का आंसर निकालने के लिए इनकी क्या करोगे, तुलना, कंपेयर करेंगे अपन दोनों साइड. नाउ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड. सो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. सो कोफिशिएंट ऑफ लेफ्ट साइड दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन राइट साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस a. Twice is, so finally value of a is equals to 1/2. बाएं पक्ष में आपका जो x का गुणांक है वो कितना 1 है और दाएं पक्ष में x का गुणांक कितना है 2a है बेटा. तो यहां से a का वैल्यू कितना हो गया 1/2. इसी प्रकार अपने को किसका वैल्यू निकालना है, b का. नाउ द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इन लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इन राइट साइड इज इक्वल्स टू 6a प्लस b. नाउ द वैल्यू पुट ऑफ a 1/2. 6 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स to 3 and 2 minus 3 is equals to -1. So finally value we get b फॉर्म इज इक्वल्स टू -1. नेक्स्ट अपन ने क्या किया, यहां पे आपको अचर पद की तुलना करके b का आंसर निकालना है बेटा. किसका आंसर निकालना है, कैपिटल B का. तो यहां पे जो कांस्टेंट टर्म चल रहा है वो कितना चल रहा है बेटा 2. यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है 6a, क्योंकि यहां पे x का पद नहीं है. यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना चल रहा है b. तो आपने ये वैल्यू देखा, यहां पे a का वैल्यू पुट किया कितना 1/2, यहां पे हो गया 1/2, यहां पे कितना हो गया 3, इससे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -1. ये अपन ने कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू निकालनी है जो आपको कहां रखना है, इस वाली स्टेप में रखना है. ओके, नाउ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ A देन 1/2 देन 2x प्लस 6 देन वैल्यू ऑफ B इज इक्वल्स टू -1. वैल्यू पुट हो गया बेटा.
थोड़ा सा इसको और सिंपल करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है जो इस 2 से कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + 3 और -1। क्लियर। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है या व्यंजक है वो इसके इक्वल में आ रहा है, लेकिन आपको समाकलन किसका करना है बेटा, कंप्लीट नंबर का करना है। तो ये वाला जो नंबर है आपके पास में, इसको आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो x² + 6x + 9 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, x² + 6x + 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 6x + 9 से वापस क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और इनका सेपरेट सेपरेट क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन। इज इट क्लियर। अब ये तो बेटा अपना वापस ब्रह्मास्त्र आ गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मेरे कुछ ब्रह्मास्त्र हैं बेटा, उनको आप अपने साथ में रखिए, क्योंकि बेटा बिना हथियारों के युद्ध में, मैदान में कोई आप युद्ध ना तो जीत सकते हो और ना ही उस युद्ध में आप जा सकते हो। तो आपके पास में कोई हथियार ही नहीं है, आपके पास में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, आपके पास में कोई शॉर्ट एंड स्पेशल ट्रिक ही नहीं है, तो क्वेश्चन क्यों करने जा रहे हो, होगा ही नहीं वो आपसे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस में होगा, टाइम भी ज़्यादा होगा, और कोई गारंटी नहीं है वो सही भी हो या नहीं हो। ओके, तो बेटा इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है ना, जी होता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x + 6, वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, x + 3। तो ये तो किस में ओपन हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लॉग में। ये मैंने अभी लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जब अंश में कोई संख्या प्रेजेंट है और हर में अपने पास में द्विघात व्यंजक है, तो क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग विधि से इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। कर लोगे आप नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ये वाली मेरी जो स्टेप थी या स्टेटमेंट था, इसमें क्या था, अंश और हर में आपके पास क्या मिलेंगे बेटा, व्यंजक मिलेंगे। इन व्यंजक को आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न में है या नहीं है। यदि आपको उचित भिन्न में मिल गए तो आपको इस स्टेटमेंट से क्या करना पड़ेगा, इनका समाकलन करना पड़ेगा। हो गया बेटा। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर फॉर्म्स दे रहा हूं जिनके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट क्या करना है बेटा, आंसर फाइंड आउट करना है, उनको यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद में ऐसी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनेगी और उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को आप डायरेक्ट यूज करोगे और यूज करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, उसका नीट एंड क्लियर आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, चलो फॉर्म्स बता देता हूं आपको, देखिएगा। I is equals to integration sin dx upon x square minus a square reference of dx। इसका समाकलन कितना होता है जी, 1/2a log modulus x minus a x plus a and plus c। My next standard form dx divided by x square plus a square reference of dx is equals to 1/a tan inverse x upon a plus c। My next third standard form, I is equals to integration sign, then dx format a square minus x square is equals to 1/2a log a plus x divided by a minus x and whole modulus close, then plus c। My next standard form, I is equals to dx upon under root a square minus x square is equals to sin inverse x upon a then plus c। My next standard form, I is equals to integration then is equals to sin integration sin dx divided by x square plus a square is equals to log whole modulus x plus under root same form of given question plus c। My next standard form, I is equals to integration then integration sin 1/under root x square minus a square 1/under root x square minus a square and reference of dx is equals to log then x plus same term as it is question plus c। Next, I is equals to dx, I is equals to under root a square minus x square reference of dx is equals to x by 2
सेम क्वेश्चन, साइन ऑफ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. नेक्स्ट, इन अंडर रूट फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रेफरेंस ऑफ dx इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस सेम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. एंड सेकेंड इसका अल्टरनेट होता है, जो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. मैं इस पर स्टार नोट कर रहा हूँ बेटा, इसके दोनों फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं. आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रेफरेंस ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग फॉर्म एक्स प्लस सेम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन प्लस सी. होल मॉडुलस लॉग फंक्शन बाद में, देन प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा. मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जिनको आपको क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, डायरेक्ट यूज करना है. अब यूज कैसे करना है, इनको काम में कैसे लेना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं. इसमें सभी क्वेश्चन में, सभी फॉर्मेशन में आप देखोगे तो एक टर्म तो चल रहा है बेटा एक्स और एक टर्म क्या चल रहा है ए. ये जो एक्स टर्म है, यहां पे स्पेशल नोट दे रहा हूं मैं आपको, ये जो आपका स्पेशल नोट है उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि x वाला पद कौन सा है और a वाला टर्म कौन सा है. x पद की आप कंपेयर करना हमेशा चर पद के हिसाब से और a पद का आप कंपेयर करना हमेशा अचर पद के अकॉर्डिंग. मतलब कहीं भी एक्सप्रेशन में चर पद यदि आपको मिल रहा है तो आप x के अलोंग बात करोगे और अचर पद मिल रहे हैं तो आप a के अलोंग बात करेंगे. बेटा इसमें 3 फॉर्मूले विदाउट स्क्वायर एंड रूट के हैं, फिर 3 फॉर्मूलों में आपके पास में डिनोमिनेटर या हर में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट. फिर जो 3 फॉर्मूले आपके पास में है उसमें डायरेक्ट अंश में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट फॉर्म दिया गया है. तो 3 तो विदाउट अंडर रूट के अलावा फॉर्मूले, और 3 और ये 3 कितने हो गए टोटल, 6 और 3 कितने हो गए, 9. तो ये 9 आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है. इन स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करने पे आपको डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में मैच हो जाएगा. इसी के साथ बेटा आपका थर्ड जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्नों द्वारा भिन्नों का समाकलन, वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अब मेरा नेक्स्ट 4th जो प्रोसेस है खंडक समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो इस अनिश्चित समाकलन का लास्ट टॉपिक है, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सभी राइट कर लीजिए बेटा फटाफट. एक तो थोड़ा लिखने की और कैलकुलेशन करने की बेटा स्पीड को ज़्यादा करो, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और बेटा फौजी हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस एक बार अपने यहाँ पे कुछ बातें बिठा लीजिए. यदि आपने ऊपर वाली मंजिल में कुछ बातें बिठा ली ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. और फौजी भाई में वैसे बेटा बहुत जोश और जुनून होता है. जहाँ पे मैं अभी तो बेटा आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मुझे पता है मेरे सामने बच्चे नहीं हैं, वरना यदि बच्चे हुआ करते हैं तो ये टॉपिक और भी जल्दी होते हैं, क्योंकि आपसे एनर्जी मिलती है बेटा. हम कोई एनर्जी कहीं से नहीं लेके आते, आप सामने हो, बहुत एनर्जीफुल हो, बहुत जुनून आपके अंदर पढ़ने का और काम करने का, तो बेटा वो एनर्जी हमें क्या कर देती है, डबल काम करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ा देती है और हम अपनी डबल जिम्मेदारी या उससे आगे तक की जिम्मेदारी से काम करने लग जाते हैं. ओके, तो थोड़ा सा कभी एक तो आलस मत रखो अपने मन में, बिल्कुल प्रॉपर जहाँ मेरा आपको मार्कर चलता है वहाँ आप अपना पेन चलाइए, बिल्कुल साथ साथ रहिए आपको. ओके, अब जो अपना नेक्स्ट प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है खंडक समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इसमें क्या होगा, जब आपके पास में एक से ज्यादा फलन होंगे और वो फलन यदि गुणा में दिए गए हैं,
वो फलन क्या दिए गए हैं, गुणा में, तब आप इस वाले प्रोसेस को क्या करोगे, यूज करेंगे, इसको काम में लेंगे। अब फलन 1 से ज़्यादा भी गुणा में हो सकते हैं, फलन 2 से ज़्यादा भी गुणा में हो सकते हैं, लेकिन होना किस में चाहिए बेटा, वो एक जहाँ तक पॉसिबल है गुणा में होने चाहिए। तो आप उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करोगे, u डॉट वी या गुणनफल का नियम। इस गुणनफल के नियम को ही अपन क्या बोलते हैं, खंडस समाकलन। खंडस का थोड़ा सा संधि विच्छेद करना, खंडस मतलब प्राप्त होता है खंड और अंश। यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो या उसको कैलकुलेट कर रहे हो या उसकी गणना कर रहे हो, तो वो जो आपका माध्यम होता है, वो जो आपकी विधि होती है, उसे कहा जाता है खंडस समाकलन द्वारा किसी फलनों का समाकलन करना। समझ में आ गया क्या परिभाषा हुआ करती है। यदि एक से ज़्यादा फलन अपने पास में विद्यमान है, यदि एक से ज़्यादा फलन अपने पास विद्यमान है और वो सभी के सभी आपके पास किस में होने चाहिए, गुणा में होने चाहिए, तो आप कौन सी विधि काम में लोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, नाउ लेट अस ऑन योर लास्ट टॉपिक ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस, खंडस समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें कंप्लीट करने जाएंगे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आपका होगा उसको आपको खंडों में रखना होगा। तो आपका खंडों में रखने के बाद में जो उनके बीच में साइन या तो प्रेजेंट होगा और नहीं है तो हमेशा कौन सा साइन प्रेजेंट होगा बेटा, मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट होगा। ओके, यदि मल्टीप्लाई का साइन प्रेजेंट है तो आप इस विधि को यूज कर सकते हैं। और इस विधि या ये जो प्रोसेस है उसका एक सेकंड अल्टरनेट नेम चलता है u डॉट वी रूल। कौन सा चलता है बेटा जी, u डॉट वी रूल। u डॉट वी के नियम के अनुसार अपन इसका समाकलन करने जाएंगे। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये u डॉट वी क्या होता है। कुछ निश्चित नियमों द्वारा हम ये मानते हैं कि पहला फलन तो u होता है और दूसरा फलन कौन सा होता है, v। अब वो निश्चित नियम कौन से होते हैं, जस्ट इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो यदि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, सेकंड फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल we get always u function is as it is. Now the integration of second function, then sign is minus, then integration sign, differentiation of first function, differentiation of first function and integration of next function and integration of next function. Now here repeat total integration of complete step reference of dx। ये आपका u डॉट वी का रूल बेटा यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस रूल में आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले फलन में अपन दो फंक्शन को एज्यूम करते हैं। एक फंक्शन आपका होता है u और एक फंक्शन क्या होता है v। अब ये तो फर्स्ट एज्यूम कर लिया, ये क्या हो गया सेकंड। फर्स्ट को आपको एज इट इज रखना है, सेकंड का आपको समाकलन करना है, माइनस को एज इट इज छोड़ दीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का समाकलन करना है, फिर होल जो मान आता है उसका क्या करना है, समाकलन, और रेफरेंस क्या लग जाएगा बेटा, dx लग जाएगा। समझ में आ गया। इस रूल को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली जो आपका थॉट है वो ये रहना चाहिए कि पहले फंक्शन में u और v जो डॉट फॉर्म में प्रेजेंट है वो कंफर्म होने चाहिए। इनको निश्चित बनाने के लिए, इनको कंफर्म करने के लिए अपन यहाँ से बेटा एक रूल ओपन कर रहे हैं वापस। उस रूल का जो नाम होता है वो होता है आइलेट। कौन सा होता है बेटा, आइलेट। अब अपने को आइलेट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, चलो साथ साथ में राइट करो मेरे। आई इज इक्वल्स टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हिंदी में कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा होता है,
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देन नेक्स्ट अल्फाबेट एल, लॉगरिथम फंक्शन। हिंदी में क्या कहा जाता है? लघु गणकीय फलन। नेक्स्ट अल्फाबेट ए, नेक्स्ट अल्फाबेट ए, एलजेब्रिक फंक्शन। हिंदी में क्या कहा जाता है? बीजगणितीय फलन। नेक्स्ट अल्फाबेट टी, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी फॉर्मेट में क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय फलन। लास्ट एंड फाइनल अल्फाबेट ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी फॉर्मेट होता है चरघातांकी फलन। कौन सा होता है बेटा? चरघातांकी फलन। वापस देखो, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल होता है लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। और लास्ट होता है ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। थोड़ा बेसिकली आइडिया ये होना चाहिए फलन होते कौन कौन से ये। सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप अच्छे से जानते हो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, डॉट डॉट tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स होते हैं। लघुगणकीय फलन कौन से होते हैं? जिस फॉर्मेट में आपको लॉग फलन साथ में मिल जाए वो कौन सा होता है? लघुगणकीय फलन। जैसे log x स्क्वायर प्लस 1, log x क्यूब, log x प्लस 4, ये जितने भी फलन है वो किस में होंगे बेटा? लॉग फलन में। नेक्स्ट आपका एल्जेब्रिक फलन, बीजगणितीय फलन। मैंने कल भी बताया था बीजगणितीय फलन जिसमें चर और अचर आ जाने चाहिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19, ये जितने भी फलन है वो कौन से होते हैं बेटा? एल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ऑब्वियसली आप जानते हो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फलन, चरघातांकी फलन। नाम से पता चल रहा है बेटा घात क्या होनी चाहिए? चर। इसका मतलब जैसे आ गया a की पावर x, e की पावर x, साइन x की पावर कितना हो गया? x। ये सभी जो फलन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? चरघातांकी फलन। कंप्लीट इनका फुल फॉर्मेट मैंने बता दिया, फुल फॉर्म्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब क्या करना है आपको? इस रूल के अनुसार जो आप अल्फ़ाबेट देखने जा रहे हो वो पहले आता है वो फंक्शन हो जाएगा u, जो अल्फ़ाबेट बाद में आएगा वो क्या हो, कौन सा हो जाएगा बेटा? v हो जाएगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन बना दूं छोटा सा, i फॉर इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन साइन x और साइन x और साइन x, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसमें ये वेरीफाई करो कि ये फलन कौन सा और ये फलन कौन सा है। x फॉर्मेट का जो फलन होगा वो आपका एल्जेब्रिक होगा, साइन x इज ऑलवेज ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो एक एल्जेब्रिक फंक्शन आपके पास में, एक कौन सा बेटा? एल्जेब्रिक, एक कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है वहां पे? एल्जेब्रिक और कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन इसके अनुसार देखना है, इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है? एल्जेब्रा। वहां आगे पीछे कैसे भी लिखा हो सकता है, लेकिन आपको गौर करना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा फलन होगा। इसमें कौन सा आ रहा है बेटा? ए, तो ये तो आपका हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा? v। अनदर लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया इस रूल को कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि कौन कौन से फलन है। कर लिया, उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि इस अल्फ़ाबेट रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पहले कौन सा है। मतलब इसमें लॉगरिथम फंक्शन पहले आएगा, एल्जेब्रा बाद में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा।
उस क्वेश्चन में इसके हिसाब से आपको सेट करना है। यदि लॉगरिथम पहले है तो लॉगरिथम फर्स्ट हो जाएगा, यदि ट्रिग्नोमेट्री पहले है तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में हो जाएगा। ये फर्स्ट प्लेस पर एक्सपोनेंशियल इसके साथ में तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट हो जाएगा। मतलब इस रूल में जो पहले है आपके पास में वो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, और जो इसमें बाद में है वो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकंड। याद रह जाएगा। ओके, अब अपन वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा साथ साथ में। रफ कर दूं बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन में एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन था, मतलब एक्स फॉर्म में था, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फलन था, मतलब साइन एक्स फॉर्मेट था। इन दोनों क्वेश्चनों का जब आपने कंपेयर किया तो सबसे पहले एल्जेब्रा फंक्शन होता है, उसके बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो आपने सबसे पहले इनको मेंशन कर दिया कि ये तो u होता है जी, और ये कौन सा होता है जी, b होता है। उसके बाद में आपने क्या किया, u.v रूल के नियम का पालन किया। उस नियम के अनुसार जिनका समाकलन करना उसका समाकलन करते जाइए, और जिनको एज इट इज ऐसा का ऐसा रखना उसको छोड़ते जाइए। तो मैं उस क्वेश्चन का कंप्लीट फॉर्मेट दे देता हूं आपको, देखना। क्वेश्चन I is equals to integration sign, then x sin x reference of dx, this function is first and this function is second. According to u dot v rule, we know that function is as it is integration of next function, दूसरे फलन का समाकलन करना है आपको, reference of dx then minus as it is, फर्स्ट फलन को आपको डिफरेंशिएशन में लेना है, और नेक्स्ट फलन का आपको क्या करना है जी, समाकलन करना है। फिर पूरे प्रोसेस का क्या करना है, समाकलन करना है। यहाँ पे हो गया x साइन x का समाकलन बताया हुआ है, और आपको पता भी अच्छे से कितना होता है, माइनस कॉस x माइनस एज इट इज, x का अवकलन होता है 1, साइन x का समाकलन कितना होता है, माइनस का कॉस x माइनस माइनस प्लस, देन रेफरेंस ऑफ dx प्लस c। सो फाइनली वी know that x cos x as it is term integration of cos x function with reference of dx is equals to sin x and प्लस कितना हो गया, c। ये आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया। इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब इसके कंप्लीट क्वेश्चन आपको आपके डीपी पे मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करते जाइए। यदि आपके पास में और भी किसी राइटर या पब्लिकेशन की बुक है तो उनमें से भी आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चन करते जाइए। जो आपको नहीं आता उसको किसी एक अलग पेज में राइट कर लीजिए, उसका प्रॉपर एक पिक ले लीजिए, और कोचिंग के नंबर पे क्या कर दीजिए बेटा, व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको आपका सॉल्यूशन उसी नंबर से वापस रिटर्न फाइंड आउट कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल बेसिक नोट्स हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं कि इन स्पेशल बातों का आपको ध्यान में रखना है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता कर ही लिया आपने कि u.v रूल कहाँ यूज़ करना है। u.v हमेशा जब आपके पास में एक से ज़्यादा फलन गुणा में दिए गए हैं तब आप काम में ले सकते हो। दूसरा, यदि आपने वहाँ पे u.v रूल को देख लिया तो आपको आईलेट से उसको क्या करना है, सेटअप करना है। मतलब फर्स्ट सेकंड में आपको एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद में रूल दिया गया ही है, जो आपको अच्छे से पता है उसको फॉलो करना है। अब कुछ स्पेशल और शॉर्ट नोट्स मैं आपको रिटर्न दे रहा हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। स्पेशल पॉइंट ए में जब फलन के साथ उसका अवकलज विद्यमान हो तो ये प्रोसेस काम में नहीं लेना है आपको। तो मैंने अभी आपको ये सेंटेंस दिया है, मेरा स्टेटमेंट दिया है कि फलन के साथ में उसका अवकलज विद्यमान है तो आप इसको काम में नहीं लोगे। ओके, नेक्स्ट, यदि किसी फलन के साथ एक या इकाई हो तो एक को हमेशा सेकंड या वी फलन मानेंगे।
जैसे कोई फलन है, सपोज दैट आपके पास में sin x, कोई फलन नहीं है ना इसके साथ में, तो इसके गुणा में कितना मैं मान सकता हूँ 1। यदि इसके गुणा में 1 चल रहा है तो आपको क्या करना है, हमेशा इस इकाई को कौन सा फलन मानना है, सेकंड फलन मानना है, और ये कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको समाकलन करना है। ओके, तो मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूँ, मतलब सिंपल एक सूत्र सा बना देता हूँ, समाकलन fx.1। इस कंडीशन में आप क्या करने जाओगे, ये तो हो जाएगा v और ये क्या हो जाएगा u, इसके अकॉर्डिंग आपको समाकलन करना है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है बेटा, एक को हमेशा द्वितीय फलन या सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन a की पावर x में मिल जाए और साथ में उसके फंक्शन और फंक्शन का अवकलज भी मिल जाए, कोई क्वेश्चन e की पावर x में हो, एक फंक्शन उसके साथ हो और उसका अवकलन भी वही विद्यमान हो, तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है e की पावर fx प्लस c। मतलब इसका समाकलन करने के लिए आपको ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना है, e की पावर x fx प्लस c इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन मिल रहा है log x, फलन में क्या मिल रहा है log x, और उसी के साथ उसका अवकलन भी मिल जाए, उसी के साथ उसका अवकलन भी मिल जाए, तो आपका जो समाकलन होगा वो होगा x f log x प्लस c। कोई फलन log में मिल जाए, उसका अवकलन भी वहाँ प्राप्त हो जाए, तो इसका डायरेक्ट समाकलन होगा x f डैश log x प्लस c। नेक्स्ट, यदि कोई फलन के साथ में, मतलब कोई फलन मिल जाए और उस फलन के साथ में इसका अवकलन भी मिल जाए, और इस फलन के साथ में इसका अवकलन भी मिल जाए, यदि कोई फलन मिल जाए, इसके साथ में कोई फलन का अवकलन मिल जाए, मल्टीप्लाई में x चल रहा हो, तो डायरेक्ट समाकलन होता है जी f x प्लस c। ये इसका समाकलन कंप्लीट होगा। ठीक है, पहली स्टेप अवकलज विद्यमान है तो काम में नहीं लेंगे। दूसरा, यदि इस किसी फलन के साथ इकाई हो तो सेकंड एज्यूम करेंगे, इस फलन का यहाँ अवकलज विद्यमान है, लेकिन बेटा चिन्ह कौन सा है प्लस में। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि सर पहले स्टेटमेंट तो आपने बोला था कि अवकलज विद्यमान नहीं होना चाहिए। बेटा मैं u.v की बात कर रहा हूँ, जैसे sin x और मल्टीप्लाई में मिल जाए cos x, यहाँ कभी आप u.v नहीं लगाओगे, ये तो बेटा प्लस माइनस में चल रहे हैं आपके। ओके, नेक्स्ट ई पॉइंट दे दिए। नेक्स्ट मेरा रहेगा एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो देखिएगा। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका क्या आंसर होगा, रेफरेंस ऑफ डी एक्स में ए की पावर ए एक्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स, ये इसका आंसर होगा। क्या क्या ध्यान रखना है, ए और बी यहाँ पे क्या होते हैं अचर, ए और बी यहाँ पे क्या होते हैं अचर, और क्वेश्चन किस में मिल जाए, ए की पावर एक्स फॉर्म में और साइन फॉर्म में यदि मिल जाए और दोनों के बीच में यदि गुणनफल का चिन्ह है तो इस क्वेश्चन को करोगे u.v से, लेकिन इस ट्रिक के थ्रू आउट आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे बेटा, सॉल्यूशन करोगे। आपको इतना लंबा प्रोसेस काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट जी पॉइंट, ए रेज टू एक्स कॉस यदि फंक्शन मिल जाए तो इस कंडीशन में इसका कितना होगा, e रेज टू ए एक्स देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये दोनों रूल आपको कंप्लीट करने हैं। नीचे लिख देता हूं मैं हिंट, आपको ए और बी यहाँ पे कोई अचर संख्या मिलेगी, अचर संख्या मिलेगी। इसी के साथ बेटा ये मेरा टॉपिक आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वापस मैंने आपको अनिश्चित समाकलन से टॉपिक को स्टार्ट किया था। मेरे पहले दिए गए टाइम शेड्यूल के अनुसार लेक्चर 3
मतलब फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। अनिश्चित समाकलन के जितने भी थ्योरी और फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो गए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बोर्ड पे अपन ने क्वेश्चंस कम करें, इसके पीछे एक रीज़न है। डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सॉल्व करोगे बेटा। यदि मेरे पास में 50 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करोगे, जितने रूल और रेगुलेशन मैंने आपको बताए और थ्योरी पढ़ाई है, इनको यदि आप फॉलो करोगे, मेरा जहाँ तक मानना है बेटा, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चनों में आपके डाउट रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चनों में डाउट नहीं रहेगा। उन पे भी थोड़ा सा गौर करोगे तो वो भी हट जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वापस कोचिंग में कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बिल्कुल बेटा, 24 घंटे जीवीसी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट है। पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम है बेटा, काम में लगी हुई है। जितना भी प्रॉब्लम्स आप भेजते हो, जितने भी मैसेज भेजते हो, जितना भी और कुछ आप अपनी क्वेरीज भेजते हो बेटा, 24 घंटे के भीतर मैं ऑनलाइन दावे के साथ कह सकता हूं और पूरा विश्वास दे सकता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा ऑनलाइन कि 24 घंटे के भीतर आपके पास बाय थ्रू मैसेज उसका आंसर सेंड नहीं होगा। ओके, अपनी पढ़ाई पे रहिए, अपना ध्यान दीजिए, खुद का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, लेकिन सबसे पहले अपने पढ़ाई पे भी बेटा गौर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके।